नमस्कार सर्व शिक्षक मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो. हिंदीच्या सी टी टी परीक्षेच्या बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र विषयामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आपण या ठिकाणी आजच्या तासिकेमध्ये मानसशास्त्र म्हणजेच सी-टी-टीमध्ये बालविकास आणि शिक्षाशास्त्र यावर आधारित आजची आपली PYQ आपण घेणार आहोत. आजचा विषय आहे विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध. या विषयावर आपण 30 प्रश्न घेणार आहोत. सुरू करूया आपण आपली पहिली तासिका. विकास की प्रक्रिया में प्लास्टिसिटी की अवधारणा निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा सबसे सटीक रूप से परिभाषित होती है. या ठिकाणी 4 पर्याय देण्यात आलेले आहेत आपल्याला. 4 पर्यायापैकी आपण बघू शकता. पर्याय क्रमांक बी बघा, अनुभव के आधार पर विकास की दिशा और स्वरूप में परिवर्तन संभव है. कारण का, तो प्लास्टिसिटी का अर्थ है कि मस्तिष्क और विकास की प्रक्रिया अनुभव और पर्यावरणीय कारकों के प्रति लचीली और परिवर्तनीय होती है. हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे. म्हणून पर्याय क्रमांक बी जो आहे तो या प्रश्नाचा योग्य पर्याय आहे, योग्य उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 2, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास और अधिगम के बीच संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जटिल तर्क सही है. तो यहाँ पर हमें 4 पर्याय दिए गए हैं. 4 पर्याय में से पर्याय क्रमांक बी देखो, विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से हमेशा पीछे रहती है. अब इसका कारण, वाइगोत्स्की का मानना था कि सामाजिक अधिगम विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए अधिगम अक्सर विकास के तर से आगे चलता है. इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का योग्य उत्तर है. आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर. ब्रॉन ब्रेनर के परिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार क्रोनोस सिस्टम बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करता है. तर या ठिकाणी आपल्याला 4 पर्याय देण्यात आलेले आहेत. 4 पर्यायापैकी आपण पहिलाच पर्याय बघा, समय के साथ होने वाली जीवन की घटनाओं को और ऐतिहासिक परिस्थितियों के माध्यम से. क्रोनोस सिस्टम समय के आयाम को संदर्भित करता है जिसमें जीवन के बदलाव और ऐतिहासिक संदर्भ शामिल होते हैं. इसलिए पर्याय क्रमांक ए जो आहे, पर्याय क्रमांक ए हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे. पुढचा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 4, विकास के प्रगामी सिद्धांत के अनुसार एक शिशु में नियंत्रण का विकास किस क्रम में होता है. तर या प्रश्नाचे आपल्याला 4 पर्याय देण्यात आलेले आहेत. 4 पर्यायापैकी बघा, पर्याय क्रमांक सी बघा, सिर के क्षेत्र से शुरू होकर नीचे शरीर के निचले हिस्सों तक. प्रगामी सिद्धांत का अर्थ यही है, सिर से पैर की ओर विकास का क्रम. म्हणजे डोक्याकडून पायाकडे विकास होत जातो. म्हणजे त्याला आपण मराठीमध्ये शीर्षपुच्छ असं देखील म्हटलं जातं. म्हणून पर्याय क्रमांक सी, सिर के क्षेत्र से शुरू होकर नीचे शरीर के हिस्सों तक, निचले हिस्सों तक, हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर असणार आहे. प्रश्न क्रमांक 5 कडे जाऊया. परिपक्वता और अधिगम के बीच जटिल अंतरक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन शिक्षा शास्त्रीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण है. आता परिपक्वता आणि अधिगम यांच्यामध्ये यांच्यामध्ये जी अंतरक्रिया आहे त्यामध्ये कोणतं जे भाष्य आहे, जे खाली दिलेले 4 गोष्टी आहेत त्यापैकी कोणतं कथन योग्य कथन आहे. तर त्यामध्ये प्रश्न क्रमांक 5चा पहिलंच पर्याय बघा, अधिगम की प्रभावशीलता आनुवंशिक रूप से निर्धारित जैविक तैयारियों पर निर्भर करती है. याचं स्पष्टीकरण जर बघितलं, जब तक बच्चा जैविक रूप से परिपक्व नहीं होता तब तक विशिष्ट अधिगम प्रयास सफल नहीं होते. म्हणजे जो पण शरीराची पूर्णता वाढ व्यवस्थित होत नाही, परिपक्वता होत नाही, तोपर्यंत त्या ठिकाणी शिक्षण जे आहे ते योग्य प्रकारे होत नाही किंवा शिक्षण सफल होत नाही. म्हणून पर्याय क्रमांक ए हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 6 बघा, पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत में साम्यीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है. तर या ठिकाणी आपण बघू शकता पर्याय क्रमांक बी बघा, आत्मसातीकरण और आवास के बीच संज्ञात्मक संतुलन बनाए रखना. आता या ठिकाणी जर बघितलं, साम्यीकरण वह प्रेरक शक्ति है जो बच्चों को नई जानकारी और पुरानी समझ के बीच संतुलन बनाने में मदत करती है. म्हणून पर्याय क्रमांक बी हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे. पुढचा प्रश्न क्रमांक 7 कडे बघा, विकास के विशिष्टता बनाम सामान्यता के सिद्धांत के अनुसार एक बालक की प्रतिक्रियाएं किस प्रकार विकसित होती है. तर या ठिकाणी 4ही पर्याय बघा. तर 4 पर्यायापैकी पर्याय क्रमांक सी बघा,
बच्चा पहले पूरे शरीर से प्रतिक्रिया देता है, जैसे किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरा हाथ बढ़ाना और फिर उंगलियों का उपयोग करना। इसलिए पर्याय क्रमांक सी जो है, पर्याय क्रमांक सी जो आहे, शुरुआत में बालक की प्रतिक्रियाएं व्यापक होती है, जो बाद में सटीक होती जाती है। म्हणून पर्याय क्रमांक सी हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे। पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8 बघा। विकास में स्थिरता बनाम परिवर्तन, स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज के विवाद में जो मनोवैज्ञानिक स्थिरता पर जोर देते हैं, उनका मुख्य तर्क क्या है? तो यहाँ पर 4 पर्याय हमें दिए, 4 पर्याय दिले आहेत। त्यापैकी पर्याय क्रमांक सी बघा। अनुवंशिकता और प्रारंभिक अनुभव व्यक्तित्व के स्थायी लक्षण निर्धारित करते हैं। कारण स्थिरता के समर्थक मानते हैं कि शुरुआती वर्षों में बने लक्षण जीवनभर रहते हैं। म्हणून पर्याय क्रमांक सी हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे। पुढचा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 9। अधिगम का विकासवादी दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तर त्या ठिकाणी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो पर्याय क्रमांक ए बघा। बच्चों के वर्तमान संज्ञात्मक स्तर और उनकी क्षमता के संभावित क्षेत्र के अनुरूप। यह वाइगोत्स्की के झेडपीडी और पियाजे के विकासात्मक चरणों दोनों सिद्धांतों को जोड़ता है। म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक ए जो आहे, पर्याय क्रमांक ए हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर असणार आहे। 10वा प्रश्न बघा। मानव विकास की प्रक्रिया में प्रकृति बनाम पोषण के संदर्भ में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का क्या निष्कर्ष है? तर या ठिकाणी आपल्याला 4 पर्याय दिलेले आहे। प्रकृती बनाम पोषण म्हणजे नेचर विरुद्ध न्यूटर। तर यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न जो आहे, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की जटिल आंतरक्रिया का परिणाम है। म्हणजेच या ठिकाणी आनुवंशिकता आणि पर्यावरण यांचाच या ठिकाणी आंतरक्रिया गुणाकार जो आहे, म्हणजेच विकास या ठिकाणी होतो। आता याचं स्पष्टीकरण बघा। आज यह सर्वसामान्य है कि दोनों कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अलग नहीं किए जा सकते। कोणते कारण? आनुवंशिकता आणि पर्यावरण एकमेकापासून आपण वेगळं करू शकत नाही। म्हणून पर्याय क्रमांक सी जर बघितला तुम्ही तर या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे, पर्याय क्रमांक सी हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे। पुढे जाऊया प्रश्न क्रमांक 11 कडे। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है? तर या ठिकाणी 4 पर्याय बघा। तर 4ही पर्याय तुमच्या लक्षात येतील। पहिलाच पर्याय बघा। शिक्षण को शिक्षार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं और सीखने की दर के अनुकूल बनाना। आता याचं स्पष्टीकरण जर ठरलं तर हर बच्चे की विकास दर अलग होती है, इसलिए विभेदित निर्देश अनिवार्य है। म्हणून पर्याय क्रमांक ए हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे। पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12वा। कक्षा में एक शिक्षक पाता है कि एक छात्र गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम है, लेकिन सामाजिक स्थितियों में संघर्ष करता है। यह विकास के किस सिद्धांतों को दर्शाता है? तर या ठिकाणी म्हणजे गणितामध्ये तो विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे काम करतो, पण सामाजिक परिस्थितीमध्ये तो संघर्ष करतो। म्हणजेच या ठिकाणी जर बघितलं पर्याय क्रमांक सी बघा। विकास के विभिन्न आयामों में अंतर संबंधों का अभाव हो सकता है। म्हणजेच काय, विकास एकीकृत है, विकास जो है एकीकृत होता है, लेकिन अलग अलग डोमेन जैसे संज्ञात्मक और सामाजिक की दर व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। म्हणून पर्याय क्रमांक सी जो आहे, पर्याय क्रमांक सी हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे। पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 कडे जाऊया। विकास के चरणों के सिद्धांत का समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो यहाँ पर हमें पूरे पर्याय देखेंगे हम। तो पूरे पर्याय में सबसे आखिरी पर्याय जो है पर्याय क्रमांक डी बघा। पर्याय क्रमांक डी तुमच्या लक्षात येईल। अचानक होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों की एक श्रृंखला के रूप में, कारण विकास म्हणजे गुणात्मक परिवर्तन असतं। चरण सिद्धांतवादी जैसे पियाजे मानते हैं कि विकास असंतत है और यह हर चरण में गुणवत्ता बदलती रहती है। म्हणून पर्याय क्रमांक डी हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे। प्रश्न क्रमांक 14 बघा। विकास की संवेदनशील अवधि की अवधारणा का क्या महत्व है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमें 4 पर्याय दिए हैं। 4 पर्यायों में से पर्याय क्रमांक बी देखो। विशिष्ट कौशलों को सीखने के लिए मस्तिष्क में इष्टतम प्लास्टिसिटी का समय। संवेदनशील अवधि में विशिष्ट अनुभव विकास के सबसे गहरा और स्थायी प्रभाव डालते हैं, जैसे भाषा सीखना। म्हणून पर्याय क्रमांक बी हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे। पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15वा।
विकास और अधिगम के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनात्मकता के अनुरूप है? तर या ठिकाणी 4 पर्याय देण्यात आलेले आहे. 4 पैकी पर्याय क्रमांक बी बघा. विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बच्चा सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करता है. रचनात्मक मानती है कि बच्चा अपने अनुभव और अंतःक्रियाओं के माध्यम से सक्रिय रूप से सीखता है. इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का योग्य उत्तर है. आगे बढ़ते हैं. प्रश्न क्रमांक 16. शैशवावस्था में संवेदीगामक विकास का मुख्य अधिगम आधार क्या होता है? आता या ठिकाणी जर बघितलं शिशुअवस्था म्हणजे ही एकदम जन्मानंतर काही वर्षानंतर काही महिन्यानंतरचा हा कालावधी असतो. तर या ठिकाणी शिशु दुनिया को छूकर, कारण ते वयच तसं असतं. शिशु दुनिया को छूकर देखकर और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से समजते. म्हणजे एखादी वस्तू ते खेळणी पहिल्या तोंडात घालतं ते, है की नाही. म्हणजे त्या ठिकाणी ते हात लावून किंवा स्पर्श करून त्या ठिकाणी त्या वस्तूला तो शोधण्याचा प्रयत्न करत असतो, त्याच्याबद्दल माहिती घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. म्हणून पर्याय क्रमांक सी इंद्रियों का उपयोग और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वातावरण की खोज हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे. पर्याय क्रमांक सी. पर्याय क्रमांक डी पण तुम्ही बघू शकता, पण या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी. चला पुढे जाऊया. विकास के एकीकरण के सिद्धांत का अर्थ क्या है? तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक सी बघा. बच्चा अलग अलग अंगों के कौशल सीखकर उन्हें एक साथ उपयोग करना सीखता है. तो याचं स्पष्टीकरण द्यायचं ठरलं तर एकीकरण का अर्थ है विभिन्न अंगों या कौशलों का समन्वय करना. जैसे साइकिल चलाते समय हाथ और पैर का इस्तेमाल करना जब करते हैं तो उसका समन्वय किया जाता है. म्हणजे हात आणि पाय, सायकल चालवताना आपण हात आणि पाय त्या ठिकाणी समन्वय करून सायकल चालवत असतो. तर त्या ठिकाणी बरेचसे इंद्रिय आपले कार्य करत असतात. म्हणून पर्याय क्रमांक सी हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे. प्रश्न 18. किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास का अधिगम से क्या संबंध है? तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक सी बघा. संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शैक्षणिक उपलब्धि के बीच गहरा सकारात्मक संबंध है, क्योंकि जो किशोर अपने संवेगों को प्रबंधित करना सीखते हैं वे शैक्षणिक रूप से भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं. म्हणून पर्याय क्रमांक सी हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे. प्रश्न 19 बघा. विकास की परस्पर संबंधता का सिद्धांत क्या सुझाव देता है? तर या ठिकाणी आपण बघू शकता विकास का क्षेत्र, पर्याय क्रमांक सी बघा. विकास का क्षेत्र एक दूसरे के विकास का प्रभावित और सुगम बनाता है. म्हणजे विकासाचे क्षेत्र एकमेकावर हे अवलंबून असतात. उदाहरण के लिए बेहतर भाषा विकास सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है. इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का योग्य उत्तर है. आगे बढ़ते हैं, पुढे जाऊया. प्रश्न क्रमांक 20 कडे. पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की प्रक्रिया में अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी को नई जानकारी और पुरानी समझ के बीच असंतुलन महसूस होता है, क्योंकि असंतुलन ही वह स्थिति है जो बच्चों को संज्ञात्मक संरचना म्हणजे स्कीमा को बदलने और सीखने के लिए प्रेरित करती है. म्हणून पर्याय क्रमांक सी जो आहे, पर्याय क्रमांक सी, डी पण बघू शकता. पर्याय क्रमांक सी हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर होणार आहे. पुढचा प्रश्न क्रमांक 21. मानव विकास की वर्गाकार बनाम रैखिक प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 पर्याय आपल्या समोर देण्यात आलेले. कोणतं योग्य आहे? तर विकास वर्तुळाकार म्हणजेच काय? विकास वर्तुळाकार होता है जहां बच्चा आगे बढ़कर पीछे मुड़कर अपने अनुभव को सुदृढ़ करता है. म्हणजेच काय? तर या ठिकाणी जर बघू शकता हिंदीमध्ये विकास के प्रगति के बाद अक्सर समेकन की अवधि आ जाती है जहां बच्चा पिछले कौशलों को मजबूत करता है. म्हणून पर्याय क्रमांक डी हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे. पुढे जाऊया प्रश्न क्रमांक 22 कडे. शिक्षा के विकासोन्मुख उपयुक्त अभ्यास का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पर पूरे हमें चारों पर्याय देखेंगे हम. 4 पर्याय बघा त्या ठिकाणी. सगळ्यात शेवटचा पर्याय बघा. बच्चों की आयु, व्यक्तिगत विभिन्नताओं और सामाजिक संदर्भों का सम्मान करना. तर DAP याचाच अर्थ असा आहे की शिक्षण को बच्चे के विकास के स्तर और पृष्ठभूमि के अनुसार ढालना, उसे ही DAP कहा जाता है. म्हणून पर्याय क्रमांक डी हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे. 23वां प्रश्न बघा. विकास और अधिगम के बीच संबंध के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का क्या मानना है? तो यहाँ पर 4 पर्याय हमें दिए गए हैं. तो 4 पर्याय में से पर्याय क्रमांक जो बी है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से
होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और सामाजिक अंतरक्रिया ही अधिगम को संभव बनाती है. म्हणून पर्याय क्रमांक बी हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे. 24वां प्रश्न बघा. बाल विकास के अध्ययन में लंबवत शोध पद्धति का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यहाँ पर हमें 4 पर्याय दिए हैं. त्यामधला पहिलाच पर्याय बघा. यह एक समूह के बच्चों के समय के साथ होने वाली व्यक्तिगत परिवर्तनों को ट्रॅक करती है. म्हणजे या ठिकाणी एखाद्या विद्यार्थ्याचा आपण खूप वर्षापर्यंत त्या ठिकाणी अभ्यास जर निरंतर करत राहिलो तर त्या ठिकाणी त्यालाच लंबवत अध्ययन असं म्हटलं जातं. त्यालाच विकास की निरंतरता को समझने में मदत करते. म्हणजे ही गोष्ट जी आहे तर ती या ठिकाणी आपल्याला त्या मुलाला समजण्यासाठी खूप मदत करते. म्हणून पर्याय क्रमांक ए जो आहे, पर्याय क्रमांक ए हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे. 25वां प्रश्न बघा. विकास की प्रक्रिया में समेकन क्या होता है? समेकन क्या अर्थ क्या है? तो सीखे गए कौशलों को स्थायी बनाना और नए अधिगम के लिए आधार तैयार करना, यही समेकन का अर्थ होता है. क्योंकि विकास में एक स्थिर अवधि आती है जहां प्राप्त ज्ञान मस्तिष्क में पक्का होता है. इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है. पुढे जाऊया आपण 26वां प्रश्नाकडे. मानव विकास की प्रेडिक्टिबिलिटी के बारे में कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र के लिए सार्थक है? तर पहिलाच पर्याय बघा या ठिकाणी. चारही पर्याय बघा. पहिला पर्याय बघा. विकास का क्रम सामान्य है जिससे हम सीखने की तत्परता और अनुमान लगा सकते हैं. क्योंकि क्रम का पूर्वानुमान शिक्षक को यह योजना बनाने में मदद करता है कि कब क्या पढ़ना है. म्हणून पर्याय क्रमांक ए हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे. 27वां प्रश्न बघा. विकास के डोमेन के संदर्भ में मेटा कॉग्निशन किस प्रकार के विकास से संबंधित है और अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? तर या ठिकाणी पहिलाच पर्याय दिलेला आहे आपल्याला. यह उच्च स्तरीय संज्ञात्मक विकास है जो अपनी ही सोच को नियंत्रित करने में मदत करता है. बाकी खालचे पण पर्याय बघू शकता. परंतु या ठिकाणी पर्याय क्रमांक एच योग्य आहे. कारण मेटाकॉग्निशन का अर्थ है सोच के बारे में सोचना, जो छात्र अपनी सीखने की रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदत करता है. यालाच आपण या ठिकाणी मेटाकॉग्निशन असं म्हटलं जातं. म्हणून पर्याय क्रमांक ए हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर होणार आहे. 28वां प्रश्न बघा. प्रगतिशील शिक्षा में विकास की अवधारणा किस पर बल देती है? तो यह बच्चे के स्वाभाविक विकास को लोकतांत्रिक और सहभागी वातावरण में बढ़ाना देने पर जोर देती है. क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जैसे जॉन डीवी बच्चे की रुचि और सक्रिय भागीदारी को विकास का आधार मानती है. इसलिए म्हणजेच पर्याय क्रमांक सी जो आहे बघा या ठिकाणी पर्याय क्रमांक सी हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर होणार आहे. चला पुढे जाऊया आपण पुढच्या प्रश्नाकडे. विकास में भय और तनाव के प्रभाव के बारे में न्यूरोसाइकोलॉजिकल शोध क्या कहता है? तर या ठिकाणी आपल्याला चारही पर्याय बघावे लागतील. पहिला पर्याय बघा. कोर्टिसोल तनाव हार्मोन्स का उच्च स्तर मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाकर अधिगम को बाधित करता है. क्योंकि तनावपूर्ण वातावरण में रहने वाले बच्चों का संज्ञात्मक विकास और स्मृति कमजोर हो जाती है. म्हणून पर्याय क्रमांक ए हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे. आणि शेवटचा प्रश्न. विकास की निरंतरता का सिद्धांत शिक्षकों को क्या करने के लिए प्रेरित करता है? तर या ठिकाणी जर बघितलं सगळ्यात शेवटचा. बच्चों के पिछले ज्ञान और अनुभव को नए अधिगम से जोड़ना, इसलिए हमें वह शिक्षकों को प्रेरित करता है. क्योंकि विकास निरंतर है इसलिए नया अधिगम पिछले अधिगम की नींव पर बनाया जाना चाहिए. म्हणून पर्याय क्रमांक डी हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर होणार आहे. तर या ठिकाणी काही ठिकाणी मराठी, काही ठिकाणी हिंदी अशा प्रकारे थोडा समन्वय साधून हे आपण प्रश्न घेतलेले आहे. कारण आपले काही मराठी बांधव आहेत जे या ठिकाणी हिंदी थोडंफार त्यांना समजण्यात अडचण येऊ शकते. म्हणून बऱ्याच ठिकाणी मराठीचा सुद्धा प्रयोग केलेला आहे. कारण आता हे पूर्ण हिंदी मीडियममधून असल्यामुळे शक्यतो हिंदीचाच वापर जास्त करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. तर या ठिकाणी ज्या ठिकाणी गरज पडेल तिथं मराठीचा सुद्धा आपण वापर करणार आहोत. मराठी स्पष्टीकरण सुद्धा घेणार आहोत. चला या ठिकाणी आजची आपली तासिका बाल विकास किंवा शास्त्र मानसशास्त्र म्हणूया आपण थोडक्यात आणि शिक्षाशास्त्र याचं या ठिकाणी तासिका जी होती ती या ठिकाणी समाप्त झालेली आहे. आशा करतो तुम्हाला तुम्ही समजले असेल. जर समजले असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर अवश्य करा. पुन्हा भेटूया नवीन तासिकेमध्ये. तोपर्यंत थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.